हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम समझने वाले हैं किरण प्रकाशिकी का एक टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके लिए एक वीडियो मैं और बनाया था जब किरण प्रकाशिकी नाम के चैप्टर को पढ़ा रहा था तब। तो उसमें क्या था, वो जो वीडियो था वो अवतल दर्पण के लिए था और ये जो हमारा वीडियो है वो उत्तल दर्पण के लिए है। बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि उत्तल दर्पण का भी एक वीडियो बना दीजिए सर, आर और एफ में संबंध के लिए करके। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं भी बना रहा था तो सोचा कम से कम इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। अब हम जो भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है किरण प्रकाशिकी लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो किरण प्रकाशिकी जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हम तरंग प्रकाशिकी के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एक बात और है, बहुत बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप होगा तो उसमें मुझे ऐड कर दीजिए। तो उसके लिए भी मैंने एक बढ़िया सा प्लान किया है और एक ग्रुप बनाया है रामानुजन एकेडमी लोहारा करके। तो उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ उस ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा या फिर आपको मैं एक नंबर दे देता हूं। उस नंबर में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ आपको उस नंबर में मिल जाएगा। ठीक, जो दे रहा हूं वो व्हाट्सएप नंबर है 8827944489। ठीक, इस नंबर में आप मैसेज कीजिएगा, फिर इस वीडियो का लेक्चर आपको पीडीएफ के रूप में इस नंबर में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि इसमें हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। हर एक पॉइंट कहीं पे भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाता था तो उसमें क्या करता था, मैं वर्णन लिखाता था, लेकिन इसमें वर्णन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं, सीधा सीधा चित्र के बारे में समझते हैं। चित्र हम पहले से बना के रख दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्स पी और देखिए एक्स पी वाई, ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। इस चित्र का एक रफ चित्र यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक्स और ये पी और ये वाई, ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है। और ये अंदर साइड क्या है, इसका अपवर्तक पृष्ठ है। ये इसको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ से इसका जो केंद्र होते हैं, मतलब गोला का जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को दर्शाया जाता है सी से। किससे दर्शाया जाता है, सी से। अब ध्रुव पी को कहा जाता है ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक, इतना चीज़ आप समझ गए। पी को हम ध्रुव कहते हैं, ये रेखा जो है वो मुख्य अक्ष है, और सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है। इन सब के बारे में धीरे धीरे आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी आपतित कराते हैं। ठीक, किरण का नाम है ए और ये बी। मुख्य अक्ष हमारा ये है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी आपतित कराते हैं। अब जहाँ पे आपतित हुआ है उसी बिंदु पर परावर्तन का नियम हमारा ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये किरण आपतित हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बिंदु प्राप्त हुआ, तो इसी बिंदु से आपको अभिलंब भी निकालना पड़ेगा और इसी बिंदु से आपको परावर्तित किरण भी दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अभिलंब निकालते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, देखिए यदि मैं इसको गोला बना लूँ, ये गोला, ठीक, गोला अच्छा नहीं बना, चलिए ठीक है और बना लेते हैं ये। ठीक, थोड़ा अच्छा बन गया अब। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्या है, गोले का केंद्र है और ये क्या है, इसकी परिधि है। तो एक बात याद रखेंगे, कोई भी त्रिज्या हो, ठीक, यहाँ से मैं एक त्रिज्या ले लेता हूँ, कोई भी त्रिज्या हो वो परिधि के लंबवत होता है। क्या होता है, परिधि के लंबवत। तो ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा, जिसको नाम दिए हैं हम सी और एन। ये ठीक, केंद्र से परिधि तक मिलता है। अब ये चीज़ तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, तो यहीं से होके हमको अभिलंब प्राप्त होगा। तो सी और इस बिंदु को मिला दीजिए तो ये आने वाली रेखा हमारा बन जाएगा अभिलंब।
क्या बनेगा? अभिलंब। तो Cn को नाम दे देंगे हम अभिलंब। ये डॉट डॉट में दिखाया हूँ मैं आपको, Cn को अभिलंब। अब ध्यान देंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण, और आपतन कोण को दर्शाते हैं I से। किससे दर्शाते हैं? I से। अब परावर्तन का नियम हमारा दूसरा भी नियम है। परावर्तन का नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है जितना कोण यहाँ पे बना है परावर्तन कोण में भी उतना कोण बनेगा। ठीक, तो यहीं से देखिए, ये हम एक रेखा लेंगे, क्योंकि ये इतना कोण बना है तो इतना ही कोण लेके क्या होगा? वो परावर्तित होगा। ठीक, क्योंकि इस बिंदु से हमको परावर्तित किरण निकालना है, ये निकल गया। अब ये जो हमारा कोण बना ये अभिलंब के साथ, इसको हम कहते हैं R, और R को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब ध्यान देंगे, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह जिस दिशा में परावर्तित होती है वो मुख्य फोकस से आती हुई लगती है, या फिर मुख्य जिस बिंदु से परावर्तित होती है, जैसे ये परावर्तित हुआ तो इसको पीछे की ओर मैं ऐसे बढ़ाया इस तरह से। ठीक, ये पीछे की ओर इसको मैं बढ़ाया, तो जो बिंदु हमको मिलेगा इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक, क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है और जिस दिशा में वह परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष से जैसे गुजरता है तो ये बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। तो हमको मुख्य फोकस भी मिल गया। ठीक, तो देखिए इस चित्र को देखेंगे। हाँ, ये तो रफली है, इसको मैं पहले से अच्छे से बना के रख दिया हूँ। ये M और ये F, ये F को कहेंगे हम मुख्य फोकस। ये जो हमारा B और M है वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है? मुख्य फोकस F से ऐसे निकलते हुए प्रतीत हो रहा है। हालांकि हम परावर्तन के नियम से इसको निकाले हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए, चित्र लगभग आपका कंप्लीट है। ठीक, चित्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो हिंदी में आपको लिखना पड़ता है वो चीज़ आपको PDF में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं चित्र के बारे में। माना X P Y एक उत्तल दर्पण है जिसमें P क्या है? उसका ध्रुव है, और C क्या है? वक्रता केंद्र है, और कैपिटल F को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण A और B आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात BM दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये BM दिशा में, और BM दिशा में जब परावर्तित होती है तो वो हमको मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब बिंदु B से C पर क्या किए? एक रेखा खींचे और इसको हम आगे बढ़ा दिए, तो अंतिम में Cn क्या होगा? हमारा अभिलंब का कार्य करेगा। तो Cn को क्या कहेंगे? हम अभिलंब कहेंगे। ये हमारे चित्र को जो वर्णन है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका व्यंजक। चित्र बना लीजिए, ये नंबर भी नोट कर लीजिए, नंबर मैं फिर मिटा दूंगा यहाँ से। चलिए ठीक है, चलिए व्यंजक स्टार्ट करें। यहाँ पे आप वर्णन लिखेंगे। नोट्स आपका बहुत ही अच्छा क्लियर रहना चाहिए, वर्णन। चलिए व्यंजक स्टार्ट करते हैं हम। ये व्यंजक स्टार्ट करेंगे हम परावर्तन के नियम से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम ये होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या है आपका? ABN, कोण ABN, कोण ABN बराबर। परावर्तन कोण क्या है? NBM, NBM को हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो कोण NBM ये है हमारा परावर्तन कोण। देख लेता हूँ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ तो रहा है, क्योंकि मोबाइल कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ठीक, ये क्लियर है आपका। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण मतलब ABN, परावर्तन कोण मतलब NBM। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो रेखा आपस में समांतर है, एक AB और दूसरा है P और C। हालांकि PC इधर है लेकिन दोनों रेखा आपस में समांतर है। समांतर वो होती है आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को कभी भी ना काटे,
उस रेखा को कहते हैं हम समांतर। तो ये दोनों रेखा समांतर है। अब समांतर रेखा में यदि कोई रेखा गुजरते हैं इन दोनों से होके काटते हुए, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण को हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। ठीक, तो समांतर रेखा है हमारे पास, ये दोनों रेखा इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कोण सी, ये दिख रहे हैं सबको, ये कोण सी, और ये देखिए ये हमारा अभिलंब है डैश डैश करके, ये इस तरह से ये, तो कोण सी जो है वो आई के साथ क्या होगा? संगत कोण होगा। क्या होगा? आई के साथ संगत कोण, क्योंकि ये जो डैश डैश सीधा जा रहा है देखिए ये, और ये दो समांतर है, तो आई और ये कोण सी, ये दोनों क्या है? एक संगत कोण है। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आई को हम बोलेंगे ABN कोण। अच्छा, समांतर दिखा देते हैं यहाँ पे, ए और बी, पी और सी आपस में समांतर हैं, तो AB समांतर है PC का। संगत कोण कौन है? आई का उसका वैल्यू क्या है? ABN कोण ABN इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए इसके बराबर में संगत कोण कौन है? C है, तो C को कहेंगे हम BCF। ठीक, तो हो जाएगा कोण BCF। यहाँ पे लिख देंगे हम बगल में संगत कोण से, संगत कोण। ठीक, अब साथ ही साथ इसको हम समीकरण दे भी देते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको एक सम्मुख कोण दिख रहा है। सम्मुख कोण ये होता है, ठीक, ये इस तरह से, ये दोनों को हम सम्मुख कोण कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये है, ये अभिलंब और ये रेखा, यहाँ पे एक कोण ये बनेगा। अब जस्ट ये रेखा देखिए, आगे बढ़ाइए इसको आप, ये डॉट डॉट डॉट, और ये F कहाँ जा रहा है? M के पास। तो ये जो R है, R मतलब परावर्तन कोण, और ये वाला B, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है, तो इसको हम शीर्षाभिमुख कहेंगे या सम्मुख कोण कहेंगे। तो R का नाम क्या होगा? NBM, और इसका नाम FBC या CBF। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कोण NBM, R वाला, हाँ, NBM इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम? CBF, कोण CBF। ये कहाँ से? सम्मुख, शीर्षाभिमुख लिख देता हूँ। चलिए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। चलिए अब देखते हैं तीनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। इन दोनों से हमको ये पता चलता है कि इसका दोनों का जो लेफ्ट साइड है, बायां साइड है, वो आपस में इक्वल है। ये देखिए ABN, यहाँ पे भी ABN, तो इसका जब लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है तो इसका राइट साइड भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम ले सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण NBM बराबर कोण BCF। ठीक, दोनों के राइट साइड को आपस में हम इक्वल दिखा दिए। अब इसको फिर मैं दूंगा समीकरण 4। अब तुरंत यहीं पे हम देखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को। यहाँ पे देखिए ये BCF है और अच्छा इसको NBM और ये भी NBM, तो इसका भी दोनों का लेफ्ट साइड आपस में बराबर है, NBM और NBM, तो इसका भी राइट साइड क्या होगा? ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 व 4 से है, जस्ट नीचे समीकरण 3 व 4 से इसके भी राइट साइड को आपस में इक्वल दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण BCF। ठीक, थोड़ा देख लेता हूँ नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, एक लाइन और आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। अब एक चीज़ हम जानते हैं, CBF मतलब यहाँ पे कोण B है और यहाँ पे कोण C है। ध्यान दीजिए, ये कोण C और ये कोण B, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक, यहाँ से देखिए कोण B और कोण C ये दोनों आपस में इक्वल है ना। ये कोण B और कोण C, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा, उसके सम्मुख भुजा, वो भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात C के सामने की भुजा क्या होगा? ये वाला। ठीक, और इसका नाम क्या है? B और F, और B के सामने की भुजा जस्ट ये होगा, इसका नाम क्या है? F और C। तो C के सामने की भुजा BF और B के सामने की भुजा FC। तो यहाँ पे लिखेंगे B के सामने की भुजा बताइए, नीचे देखिए
एफ और सी, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एफ सी। चलिए उधर बना देते हैं, जगह है। एफ और ये सी, और सी के सामने की भुजा ये सी है, सी के सामने की भुजा ये होगा बी और एफ, तो ये होगा बी और एफ। ठीक, फिर इसको समीकरण देंगे, समीकरण की संख्या बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। समीकरण 5। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कंडीशन लेते हैं। यदि जो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण, उसके द्वारक को हम छोटा मान के चलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ध्यान दीजिए दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, तो ये जो बिंदु बी है वो किसके पास आएगा, पी के पास आएगा। ठीक, किसके पास आएगा, पी के पास। भाई दर्पण का द्वारक छोटा हो गया तो ये बी कहाँ जाएगा, इसके करीब आ जाएगा। जब इसके करीब आएगा तो पी और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब पी और बी आपस में इक्वल होंगे तो एफ से हमारा ये रेखा यहाँ पे आएगा, तो एफ और यहाँ पे बी होगा, तो एफ बी और एफ पी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन आपको बताना पड़ेगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एफ बी और एफ पी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ। ठीक, एफ पी को पी एफ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा पी एफ बराबर बी, यहाँ पे आएगा तो इसको हम एफ बी लिख सकते हैं या बी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी आ जाएगा, तो इसको चलिए बी एफ लिख देते हैं। तो ये बी और ये एफ। चलिए इसको फिर मैं समीकरण दे देता हूँ, समीकरण 6। समीकरण 5 और 6 से देखते हैं हम इन दोनों से कि फिर इसका राइट साइड बराबर है, राइट साइड मतलब दायां पक्ष, तो इसका बायां पक्ष इस बार बराबर हो जाएगा। ठीक, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से ये एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ। ठीक, अब देखिए एफ सी ये है हमारा एफ और सी। एफ सी का कोई नाम है क्या, नहीं। पी एफ ये पी और एफ है। हाँ, पी एफ को तो देखिए फोकस और ये ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन एफ और सी को हम कुछ भी नहीं कहते। तो एफ सी को हम यहाँ तक ला दें तो सी पी बन जाएगा। सी पी बनेगा तो इसको हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो एफ सी को हम पी तक लाएंगे, अर्थात पी एफ हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस पी एफ और ये पी एफ प्लस पी एफ। ध्यान दीजिए आप, एफ सी प्लस पी एफ, एफ सी ये है और पी एफ हमारे ये हैं, कुल मिला के क्या बन गया है, पी सी बन गया है। क्या बन गया है, पी सी। तो इन दोनों का योग बनेगा आपका पी और सी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी सी इक्वल टू पी एफ और पी एफ जुड़ेगा तो 2pf हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लेते हैं हम, ये समझ आ रहा है ना, यहाँ से अलग है। चलिए ये रेखा डाल देता हूँ मैं, ये ठीक। अब चिन्ह परिपाटी लगा दीजिए, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी का उपयोग देखिए क्या होता है। जिस दिशा में किरण आपतित होती है, यदि दूरी को हम उसी की दिशा में नापें तो दूरी धनात्मक होती है। जैसे ये किरण इस दिशा में आपतित हो रहा है और ध्रुव से नापा जाता है कोई भी दूरी हो वो, तो हम इधर नापेंगे और इसी दिशा में आपतित हो रहा है तो दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पीसी है, पीसी को कहते हैं हम, पीसी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को दिखाया जाता है आर से, और वक्रता त्रिज्या जो है वो सामने जा रहा है आपतित किरण की दिशा में, तो ये होगा धनात्मक। यहाँ लिख दीजिए वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब पीएफ को कहेंगे हम, पीएफ को कहेंगे हम फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये भी प्लस होगा क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में है। ठीक, ये फोकस दूरी। चलिए इन दोनों मान को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो हमको मिल जाएगा, तो करके लिख लेना, पी सी की जगह क्या रखेंगे हम, कैपिटल आर रखेंगे, कैपिटल आर,
और ये 2 का 2। पी एफ की जगह रखेंगे हम स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ। अब यही क्या है, आर और एफ में एक अभिष्ट संबंध है। अब चाहते हैं तो 2 को पक्षांतर कर सकते हैं, तो f इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो r/2 और ये हमको मिल जाएगा स्मॉल f। ठीक, ये स्मॉल f इज इक्वल टू r/2। शायद स्क्रीन पे नहीं होगा, आ रहा होगा, देख लेंगे। थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। चलिए, r/2। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं, किसी भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह से हमारा ये व्यंजक कंप्लीट होता है। इसका PDF आपको नंबर पे मिल जाएगा, जो नंबर मैं आपको दिया था उसमें आप मुझे मैसेज करना। ठीक, जिस दिन वीडियो डालेगा उसके 1-2 दिन बाद आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया हो, और यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो आपसे एक निवेदन है, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको भी हिम्मत आएगा और हम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि कम से कम आप हमें सपोर्ट करिए। आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तब हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला पाएंगे और आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी दिखा पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।